चलिए, सो कमिंग डाउन टू यूनिट 4, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड प्रोसेसेस। ध्यान से सुनिएगा। हमने स्टार्ट जब किया था अपना लीगल स्टडीज, तो मैंने आपको बोला था, बताया था, देयर आर 3 पिलर्स ऑफ व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन। और ये 3 पिलर्स कौन कौन से थे भाई? इट वॉज लेजिस्लेटिव, इट वॉज जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। अभी मत बोलिएगा सर वंदे भारत में भी एग्जीक्यूटिव है। अरे वो ट्रेन दूसरी है। लेजिस्लेटिव की अगर हम बात करते हैं तो 2 सिस्टम चलता है। एक बाय कैमरल होता है और एक यूनिकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब जहां पे सिर्फ एक हाउस होता है, ठीक है। और बाय कैमरल का मतलब जहां पे 2 हाउस। सेंटर की बात करें तो इट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। और अगर स्टेट की बात करें तो इट इज विधानसभा एंड विधान परिषद। जब आप इलेक्शन देखते हैं इंडिया में, तो जिस इलेक्शन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स सेलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लोकसभा। और जहां पे वो जुगाड़पानी से एंट्री होती है, नॉमिनेशन जहां पे होता है, अगर इनको नहीं रखा है सरकार की पोल खोल देंगे पूरी की पूरी, दैट इज राज्यसभा। सिमिलरली, जब इलेक्शन होता है एंड एमएलए इलेक्ट होते हैं, तो इट इज विधान सभा। और जब एमएलसी नॉमिनेट होते हैं तो इट इज विधान परिषद। ये बात समझ में आ गई? और कैसे कानून वगैरह पास होता है ये सब आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है भैया? प्रेसिडेंट आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, प्राइम मिनिस्टर, इन सपोर्ट विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड ऑल दैट, नेता लोग आते हैं। इज दैट क्लियर? और इनका जीवन जो होता है वो किसकी तरह होता है? नहीं, 5-6 साल का, अब 6 साल नहीं होता। पहले 6 साल होता था जब आर्टिकल 370 का एनफोर्समेंट था, जम्मू एंड कश्मीर है। अब सब 5 साल हो चुका है। तितली का जीवन है, किसका? तितली का। ओके। जुडिशरी में जब हम बात करते हैं तो देर आर 3 लेवल्स। और जुडिशरी प्रैक्टिकली सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेजिस्लेटिव के और एग्जीक्यूटिव के भी एक तरह से ऊपर होता है। जज साहब किसी को भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चौराहे पे भी अगर कुर्सी और टेबल लगा के बैठ गए तो वो कोर्ट बन गया बच्चों। इज दैट क्लियर? तो जज हैज द पावर टू क्वेश्चन द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पास ठेंगा कोई भी पार नहीं है कि जज साहब को क्वेश्चन करे। बस वो सिर्फ इतना क्वेश्चन कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब पार्टी में जज साहब चाय पियेंगे या ठंडा पियेंगे, और इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है दैट इज कॉल्ड एज सुप्रीम कोर्ट। उससे नीचे वाले जो होते हैं वो हाई कोर्ट। और सबसे नीचे इट इज ट्रिब्यूनल्स और लोअर कोर्ट्स। सबका काम क्या होता है? बस यही सारी चीजें आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, अगर हमारे बीच का कोई भी लड़ाई झगड़ा, सास बहू का केस, मोहल्ले की लड़ाई, जिसको सिविल केस बोलते हैं आप, इट अपीयर्स इन ट्रिब्यूनल्स। समझ में आ गया? जैसे पड़ोस में रहने वाली सासू माँ बड़ी परेशान है अपनी बहू से, तो वो आपसे पूछने आई, बेटा बताओ क्या करें? आपने, कोई बात नहीं आंटी, गैस का पाइप निकाल दीजिए बस, बाकी सब हो जाएगा। समझ में आ गया? और बहू इतनी चतुर निकली, वो सास को ही पहले धक्का मार दी और दरवाजा बंद करके स्विच ऑन कर दी करंट का। सास निपट गई। 13 दिन बाद हलवा पूड़ी बट गया। इज दैट क्लियर? ससुर भी बहुत खुश हुआ, अच्छा हुआ गई, बड़ा पटर पटर करती थी। खैर ये सब खराब बात है, जस्ट अ जोक। तो यहां पे कोर्ट कचहरी कौन सी होगी? लोअर कोर्ट, जिसे बोलते हैं ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट ये सिविल केसेस जाते हैं। अगर अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ केस हो रहा है, तो वो डायरेक्टली कहां जाएगा? हाई कोर्ट में। या अगर ट्रिब्यूनल में एक पार्टी हार गई केस और दूसरी जीत गई, तो हारी हुई पार्टी कहां मूव कर सकती है? हाई कोर्ट में। तो ट्रिब्यूनल से हारा हुआ हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से हारा हुआ सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्टली कोई भी ट्रिब्यूनल में आ सकता है, बट डायरेक्टली कोई भी हाई कोर्ट में नहीं जा सकता। वो तभी जाएगा जब मैटर इज अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, उसके डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। स्टेट की डेफिनेशन स्टार्टिंग मैंने आपको बताई थी। हाँ, सब आते हैं। खोपड़े में बात गई। हाई कोर्ट का सताया हुआ कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। इज दैट क्लियर? और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली कौन जा सकता है? जब आप कोई चाहते हैं फंडामेंटल राइट्स गारंटी, जा सकते हैं। डीपीएसपी, ये 2 बातें मैंने आपको बताई थी, इसका लॉजिक बताते कैसे याद रखना है। एक होते हैं फंडामेंटल राइट्स और एक होते हैं डीपीएसपी। और इसका एक कोड वर्ड आपको बताया गया था, कपसी। ये कपसी क्या होता है सर?
सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के लिए डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। याद आया 226 और 32, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। और सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स के लिए डीपीएसपी के तहत जा सकते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगा कि भाई इनको अगर शादी ब्याह करना है तो इनको मना क्यों कर रहे हो। हाई कोर्ट में पेरेंट्स बोलेंगे लड़के की उम्र है 22 साल, लड़की की उम्र है 17 साल, बट स्टेट कहता है कि भाई 21 साल अब लड़की की उम्र होनी चाहिए, ये नालायक शादी करना चाहते हैं। तो भाई कोर्ट बोलेगा हाँ ये बात तो गलत है, आप शादी नहीं कर सकते। बट अगर मैक्सिमम लोग कोविड की वजह से मर रहे हैं तो डीपीएसपी के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर करेंगे अपनी मेडिकल मशीनरी को थोड़ा स्ट्रांग करिए, फ्री वैक्सीनेशन का जुगाड़ करिए, नंबर ऑफ बेड्स बढ़वाइए, इसके लिए फंड की जरूरत है तो आप हमको बताइए, हम पैसा अरेंज करवाएंगे। दिस इज व्हाट चिल्ड्रन, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपके पापा आपकी हर नेसेसिटी पूरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, फंडामेंटल राइट। इज दैट क्लियर। बट आप पढ़ना चाहते हैं दून स्कूल में, मम्मी कह रही है नहीं मेयो स्कूल, चाचा जी कह रहे हैं अरे भेज दीजिए दून स्कूल, तो चाचा जी कंपेल नहीं कर सकते, वो पापा मम्मी को सलाह दे सकते हैं। तो चाचा जी इज डायरेक्टिव, डायरेक्शन दे रहे हैं, डीपीएसपी। तो ये क्यों बना था, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जहां पूरा ठेका हमने ले लिया, हमें पता है हमारी औकात है खर्चा करने की, तो उन चीजों को फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया। जहां सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है ऐसा ज्यादा चौधरी ना बनो, खर्चा बहुत ज्यादा है, स्टेट गवर्नमेंट को बोलेंगे तुम जुगाड़ पानी से लोन ले लो कहीं से और लोगों को बेनिफिट दिलवाओ, तो इनको क्या बोला गया, डीपीएसपी। व्हाट, डीपीएसपी। तो शादी में दूल्हे को दुल्हन के लिए मंगलसूत्र खरीदना है, फंडामेंटल राइट है दुल्हन का, फंडामेंटल राइट है। और जी सुन लीजिए, केटरिंग में मैकडोनल्ड का बर्गर आना चाहिए स्टार्टर्स में, ये फंडामेंटल राइट नहीं, ये डीपीएसपी सलाह। आपके पापा ने कार खरीदनी है, सब घर में राजी हैं और आनी भी है कार दीपावली में, फंडामेंटल राइट। आप कह रहे हो टेस्ला खरीद लें क्या, पापा कह रहे दिमाग में खराब हो गया है क्या, टेस्ला खरीद लें क्या। अरे मोहल्ले वाले इतनी नजर लगाएंगे, इतनी नजर लगाएंगे, कार का एक्सीडेंट पहले दिन हो जाएगा। तो आपने कहा एक काम करते हैं टेस्ला खरीदते हैं, लोगो हटा के मारुति का लगा देंगे। पापा कह रहे हैं वाह, अब तुमको कल रांची लेके चलेंगे हम। तो गाड़ी खरीदनी है, अफोर्डेबल कैपेसिटी है 4 करोड़ की, फंडामेंटल राइट, आपसे सलाह ली जा रही है डीपीएसपी। तो दोनों के लिए यू कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सर ये ट्रिब्यूनल की औकात नहीं है फंडामेंटल राइट एनफोर्स करने की। तो 8 साल का बच्चा सड़क पे घूम रहा है, वो एक स्कूल में पढ़ना चाहता है, वो चला गया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब के पास, कह रहा है मेरे को स्कूल में एडमिशन कराओ मैं गरीब हूं। तो जज साहब कह रहे हैं हाँ ठीक है तुम्हारा एडमिशन कराते हैं, कहां पढ़ोगे, दून स्कूल में पढ़ेंगे। तुम्हारी औकात है तुम स्कूल में पढ़ने की, अरे फंडामेंटल राइट है मेरा। अरे जज साहब कह रहे हैं फंडामेंटल राइट है तो क्या देश को भेज दें। भैया दून स्कूल को सरकार कोई बेनिफिट नहीं देती है, वहां की फीस से ही टीचर्स की सैलरी मिलती है। फंडामेंटल राइट इज राइट टू एजुकेशन। तुम्हारी अच्छे ठीक ठाक स्कूल में जो तुम्हारे घर के बगल हो, हाँ मेरा घर देहरादून में है, चलो मेरा दून स्कूल में एडमिशन कराओ। जज साहब कह रहे हैं पहले इसको रांची लेके जाओ, पगला गया है ये। तो एजुकेशन दिलवाने का ठेका लिया है सरकार ने, दून स्कूल में एडमिशन दिलवाने का ठेका नहीं लिया। इज दैट अंडरस्टूड। कभी कभी बच्चे 10th पास करते हैं, परसेंटेज कितना आया 38%, क्या लेना है पीसीएम विद कंप्यूटर साइंस, स्कूल कह रहा है बेटा पीसीएमबी विद कंप्यूटर साइंस ले लो, बायो नीट वगैरह में सब जगह मौका ट्राई कर लेना। समझ गया। और स्कूल वाले एडमिशन नहीं दे रहे तो जाहिल माँ बाप कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट कहेगा भाई एडमिशन स्कूल डिनाई नहीं कर सकता, बट आपके बच्चे के मार्क्स मेरिट में अगर नहीं है तो स्कूल डिनाई कर सकता है। भाई 38% वाला जब क्लास में बैठेगा तो इन दैट केस टीचर किसके लेवल से पढ़ाए, 38 वाले के 90 वाले से, 90 वाले के लेवल से पढ़ा देगा, हाँ क्या टेंजेंट भी नहीं बन रहा मेरे सिर में, तो 38 के लेवल से पढ़ाएगा, 90 वाला कहेगा ऐसा मेरे को टीसी दे दो मैं डमी कर लूंगा कहीं जाके। तो इसीलिए स्कूल एक रैंकिंग सिस्टम बनाता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इन दैट केस भाई राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, बट राइट टू एजुकेशन ओनली इन दून स्कूल इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट, वो ऐसा है मशीन में घर लेके आओ, ईवीएम मशीन घर लेके आओ, नहीं घर नहीं आ सकती, राइट टू वोट है। अरे राइट टू वोट सेंटर पे घर पे नहीं है तुम्हारे राइट टू वोट। इज दैट अंडरस्टूड। बट बहुत दूर अगर वोटिंग का काउंटर अरेंज होता है तो मोहल्ले वाले मिलके सीधे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट स्टेट से बोलेंगे भाई एक कन्वीनियंट प्लेस पे सेंटर बनाइए, काफी लोगों के लिए वहां अप्रोच करना आसान हो जाए। दैट इज डीपीएसपी। खोपड़े में बात गई। तो इन्हीं सारी चीजों को हम किस में पढ़ेंगे भाई, जुडिशरी में पढ़ेंगे।
तो कैसे कोर्ट का प्रोसेस चलता है, क्रिमिनल कोर्ट्स कौन से होते हैं, सिविल कोर्ट्स कौन से होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जुडिशरी को क्या बोला गया है, उसमें ये दोनों चीजें फिर से आएंगी। समझ में आ गई बात? चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस चिल्ड्रन। सो वील बी स्टडिंग जुडिशरी, उसका रोल और इम्पार्शियल कैसे है वो, सिविल कोर्ट का क्या स्ट्रक्चर है, उसके नीचे के कोर्ट्स कैसे काम करते हैं, और फैमिली कोर्ट के बारे में तो आप काफी कुछ मैरिज वाले टॉपिक में जान चुके हैं, तो आपके लिए वो रिवीजन होगा। चलिए, सो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कॉम्पोजिशन। अपनी अपनी कॉपी सब बच्चे ओपन कर लें, नोट्स वुड बी मेड अवेलेबल सुपर शॉर्टली। चलिए, सो अल्टीमेटली आपको ये बात क्लियर हो गई कि भाई जो भी चीजें आप कोर्ट के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें पूरे सिस्टम ने कहां से डिराइव की हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो रामायण लिखी है, उस मूवी का नाम क्या है, आर्टिकल्स। गॉट इट क्लियर? तो यू कैन से दैट दे एक्ट एज अ फाउंडेशन। तो कभी भी आपने देखा होगा कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे पहले नीचे पिलर्स बनाए जाते हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग बनती है। अगर पिलर ऐसे और ऐसे बनाए, क्या दीवार ऐसे बन पाएगी? बिल्कुल नहीं, एक बीम डालनी पड़ेगी तब दीवार बनेगी। तो अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन गड़बड़ हो गया, तो मान के चलिए आप कुछ भी कर लीजिए, वो हमेशा गड़बड़ ही रहेगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो आप बायोलॉजी के सेंस में दो तरह की दवाइयां पढ़ते हैं, एक होती है बच्चों प्रिवेंटिव मेडिसिन, और एक होती है क्यूरेटिव मेडिसिन। वो बचपन में इंजेक्शन ठोके जाते थे आपके शरीर पे, हुआ करके चिल्लाते थे आप, तो दैट वाज ऑल कॉल्ड एज प्रिवेंटिव मेडिसिन। वही है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो ठीक है, तो आगे आपको कोई खास बीमारी होगी नहीं। समझ में आ गया? सो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जुडिशरी का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, और आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था व्हाट इज कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स सबको याद होना चाहिए। जुडिशियल, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की बात करें, इनका हिसाब किताब अलग है, इनका हिसाब किताब अलग है, इनका हिसाब किताब अलग है। अगर तीनों को एक बना दिया जाए, हम राजा अकबर हैं, हम ही कानून बनाएंगे, हम ही उसको लागू करेंगे, और हम ही फैसला सुनाएंगे। तो भाई जहां पे हम गलत होंगे, ना कोई कानून होगा, ना कुछ फैसला सुनाया जाएगा, ना उसको फॉलो किया जाएगा। खोपड़े में बात गई, ना खाता ना बही, जो टीचर बोले वही सही। क्या ये सही बात है? एब्सोल्युटली नॉट। तो यहां पे भी हमने बहुत पढ़ा और हमने यही देखा, जुडिशरी इज सुप्रीम चिल्ड्रन। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव सबको क्वेश्चन कर सकती है, बट इनसे बड़ा कोई भी नहीं है। समझ में आ गया? जज साहब चाहें तो प्रधानमंत्री बुला ले कोर्ट में, वो आपने डिमोनेटाइजेशन किया था, बट आरबीआई के नियम में तो लिखा है कि नोट इशू करने की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी आरबीआई गवर्नर को होगी। आप क्या करने आए थे? अरे हमारी मेजोरिटी की गवर्नमेंट थी ना, तो हम थोड़ा चुलबुल पांडे बन गए। जज साहब कहेंगे मैं आपको मक्खी सिंह पांडे बनाता हूं, क्योंकि एक पीआईएल आया है सौरभ सर की तरफ से, जिसमें बोला गया 21,000 करोड़ की करेंसी छापी, वापस आई 16,000, 15,000 करोड़ की, सॉरी, 6,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, सिर्फ आपकी दादागिरी की वजह से। ना आपने इतनी दादागिरी की होती, ना देश में इतना नुकसान होता। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? तो ये काम जुडिशरी कर सकती है भाई। जज साहब की भी गाड़ी है, उनको भी कल को रिटायर होना है, उनकी भी पेंशन आनी है। पता लगा आज तो ये मोदी जी बुलवा लें कोर्ट में, कल को मोदी जी बोले बेटा तुम्हारा 4 साल है ना, मेरे तो 6 साल है सरकार के अभी, तो मैं जब अगली बार फिर प्रधानमंत्री बनूंगा, तो दूसरे जज को बोल के तुमको कोर्ट में बुलवाऊंगा कि वो जो तुमने डिसीजन दिए थे फायदे नुकसान के, वो तुम्हारे रिश्तेदार के थे, अब चलो तुम जेल में सड़ो। नहीं नहीं, गलती हो गई, मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं ना, ऐसी क्या बात है? जो बातें बोली हैं उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उससे महज एक इत्तेफाक माना जाए। गॉट इट क्लियर? तो भाई किताब में सब कुछ लिखा है, बट फॉलो करने के लिए जिगरा चाहिए, जो सबके पास नहीं होता। रघु राम राजन जी थे, दबंग आदमी। मोदी जी बोले 35,000 करोड़ छाप के हमको दो, रघु राम राजन के लिए सठिया गए हो क्या? देश में ऑलरेडी पैसा इतना ज्यादा पड़ा हुआ है, और नोट छाप देंगे तो जिनको जरूरत नहीं है उनको नोट मिल जाएगा, कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाएगा, मैं अपनी कुर्सी से रिजाइन कर रहा हूं। फिर उर्जित पटेल साहब को उनकी जगह बनाया गया, वो भी बैल थे एकदम से, तो शक्तिकांत दास जी को साथ में रखा गया। तो कहने को है ये अलग अलग है, बट आपस में कहीं ना कहीं बीच में सेटिंग रहती है। कोई राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं। ओके, समझ में आ गया? चलिए, सो पार्लियामेंट्री सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चलता है, बट यूएस में बच्चों क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है?
नो, वहां पे सब कुछ प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है और प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम पावर। शायद एक वजह उनकी स्पीड हर काम में हमसे ज्यादा होने की है। आपने उड़ी मूवी देखी होगी, आर्टिकल 370 देखी होगी। उसमें बोलते हैं ना, आर्टिकल 370 में जिनको अमित शाह बनाया जाता है, भाई मैं राज्यसभा में देख लूंगा, बिल पास करा लूंगा, आप लोकसभा में देख लीजिएगा। दो जगह सेटिंग करनी पड़ी उनको। बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या इतना पंचरबाजी होती है? नो। तो सिस्टम बच्चों जितना बड़ा होगा ना, काम करने की स्पीड उतनी स्लो हो जाएगी। व्हाट इट क्लियर? प्रेसिडेंशियल में क्या है, एक ही प्रेसिडेंट है, सुप्रीम पावर एक ही है, उनको किसी से डिस्कशन नहीं करना। इज दैट क्लियर? इसीलिए इंडिया जैसी कंट्री में इतने अटैक्स होते हैं मिलिटेंट्स के, यूएस में इतने क्यों नहीं होते हैं? एक बच्चे को बता रहे थे एक बार, तो पता है जवाब क्या दिया? सर मैं एक ही बार में धमाम कर दिया था पूरा। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। एक तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं, उनके अगल बगल कोई कंट्री है नहीं, प्लस उनके उस तरह से कॉलोनियल डिस्टर्बेंसेस नहीं है जितने हमारे सिंस जनरेशन थे। खोपड़े में बात गई। तो इसलिए हमारे यहाँ थोड़ा ज्यादा होता है। लॉजिक समझ में आ गया? हमारे यहाँ अगर डिसीजन लेना है तो भाई मेजोरिटी के साथ साथ आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा, जो आपकी मतलब अपोजिशन की गवर्नमेंट होगी, वहां पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कितनी चीजें इनह्यूमन भी हो जाती हैं उन कंट्रीज में। जैसे अमेरिका हर जगह अपने विमान भेज देता है, फाइटर जेट्स भेजता है, इज इट जस्टिफाइड? नॉट एट ऑल। इसीलिए उनके दुनिया में दुश्मन भी इंडिया से कहीं ज्यादा है। तो प्रॉस है तो कॉन्स भी है भाई। सो लॉ मेकिंग में देर इज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। सर एग्जीक्यूटिव का पार्टिसिपेशन कैसे होता है? भाई सिंपल सी बात है। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर की बात की, जब मैंने प्रेसिडेंट की बात की, तो जो बिल होता है वो पार्लियामेंट में, लोकसभा में पढ़ा जाता है, फिर वो जाता है राज्यसभा, वहां पे डिस्कशन होता है। फाइनेंस बिल को छोड़ के बाकी सबका तो जब तक राज्यसभा फाइनलाइज नहीं करेगा, लोकसभा की हैसियत नहीं कि उसको कानून बना पाए। और फाइनली सिग्नेचर किसका होगा? मेरा। सर इस बार अमिताभ बच्चन जी का ऑटोग्राफ लेते हैं, अरे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है। तो बिना एग्जीक्यूटिव के इंडिया में लेजिस्लेचर भी काम नहीं करता। तो सामने जो बच्चों आपको नजर आता है ना, दैट इज जुडिशरी, दैट इज एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर एक्चुअली नजर नहीं आता, क्योंकि लेजिस्लेचर में कौन होगा? लॉ मिनिस्टर्स, पीपल हु मेक द डॉक्यूमेंट एंड ऑल दैट। तो ये गवर्नमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन का बैक ऑफिस है। जैसे आपके स्कूल में बैक ऑफिस होता है ना, एग्जैक्टली लाइक दैट। तो अगर आपके घर में पार्टी है और खाने की बड़ी तारीफ की लोगों ने, तो तारीफ किसकी होगी? मम्मी की, दादी माँ की। फाइनेंस कौन कर रहा है? तमीज से बोलिए, बेचारे पापा। पापा हर जगह बेचारे ही होते हैं। समझ में आ गया? बच्चा कह रहा है मेरे को आईपैड लेके दो, मम्मी कह रही है आईफोन लेके दो, पापा कह रहे हैं आईपेड। मेरा आईपेड हो गया बस। खोपड़े में बात गई। तो भाई पीछे सबसे बड़ी मशीन किसने लगाई है? पापा ने। अगर पैसे ही खर्च नहीं होंगे तो इतनी शौनो शौकत जो परिवार में चल रही है, चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चल पाएगी। तो आप पापा को एटीएम भी बोल सकते हैं, ऑल टाइम मनी। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए। सो जस्ट टू सेवगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन, और इसलिए ताकि कोई भी एक ऑर्गन दूसरे को पंचर ना करे। एग्जीक्यूटिव शुड नॉट डिस्टर्ब लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव शुड नॉट डिस्टर्ब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, बट इट शुड नॉट डिस्टर्ब। जब जब पार्लियामेंट का सेशन चालू होता है, ये तो सबको पता है ना, 365 दिन पार्लियामेंट में बहस नहीं होती है। बीच बीच में, अरे अपने जगह जगह काम भी कुछ करो, वहीं भोगते रहोगे बस। जुडिशरी में जज साहब बड़े चतुर हैं। जब जब पार्लियामेंट में सेशन होता है, मोदी जी ने बोला है तुम जरा राहुल गांधी को बुला लेना बस, ना वो रहेंगे वहां पे, ना पंचरबाजी करेंगे। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। यहां पे जुडिशरी काम नहीं कर रहा, इंटरफेयर कर रहा है। जब जब आप पढ़ रहे हैं, पापा नहीं चाहते कि आप ज्यादा पढ़ें। क्यों? ज्यादा पढ़ ले तो बीकेएल कौन बनेगा? बुढ़ापे की लाठी। पढ़ लिख के कनाडा चले गए, यूएस चले गए, तो ब्रेड अंडा कौन लाएगा? तो जब जब आपका एग्जाम होता है, पापा आपको शादी ब्याह में भेज देते हैं, कहते हैं चिंता ना करो मेडिकल लगवा देंगे। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? मम्मी चाहती नहीं तुम पढ़ो, पढ़ोगे तो बहू लेके आओगे बढ़िया, दहेज आएगा अच्छा। तो मम्मी चाहती है पढ़ो, पापा चाहते हैं मत पढ़ो, बिजनेस करो घर का। इज दैट क्लियर? दादाजी भी चाहते हैं पढ़ो, तो सर एक काम करते, पापा को शादी में भेज दिया जाएगा फिर। तो कोई भी किसी को इंटरफेयर ना करे, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर्स रखा गया है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के एक पिताजी भी थे। इन पिताजी का नाम आपको याद होगा, मैंने फोटो भी दिखाई थी अपने नोट्स में। बाल वाल नहीं कटाए थे उन्होंने। क्या नाम था? एम से उसका नाम था। अरे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के फादर रह चुके हैं। अरे मोंटेस्क्यू। हे भगवान, लोग भूल जाते हैं चीजों को भाई। चलिए खैर, समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? चलो। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में सुप्रीम है।
एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत। और 226 के तहत वो जो रिट्स हमने पढ़ी थी बच्चों, हेबियस कॉर्पस। हाँ सर, हेबियस कॉर्पस में तो सर हम पापा मम्मी के ऊपर केस करेंगे। घर में बंद कर दिया था सर हमको। हम पूछेंगे बाय व्हाट अथॉरिटी, और टीचर ने ज्यादा होमवर्क दे दिया, कोर्ट में केस कर दिया, हमारी लिबर्टी का हनन हो रहा है, दिन भर बैठ के हमको होमवर्क करना पड़ रहा है, मैथ्स टीचर को निपटवाओ जरा पहले तो। ओके। तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में डील करता है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की लड़ाई हो गई, रईस लोग हैं, कोर्ट केस कहां जाएगा सर? सुप्रीम कोर्ट जाएगा, रईस है ना सर ये। अरे भैया ऐसा नहीं होता, लॉ के आगे सब बराबर है, इक्वल हेयरिंग, याद है? ऑडी अल्ट्रा पार्टम। हाँ सर, ऑडी गाड़ी करी थी, ऑल्टर करके पार्टिसिपेट करेंगे हम उसके अंदर। तो राइट बिफोर हियरिंग ऑफ लॉ, सबको क्लियर है। तो आप चाहे मुकेश अंबानी नीता अंबानी हो, मैं हो, कोई भी हो, सिविल केसेस जाएंगे लोअर कोर्ट में ही। डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड मैटर्स विल गो वेयर? सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। बट कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं, जैसे निर्भया केस हुआ था, अगर लोअर कोर्ट से मैटर ऊपर आता तो निर्भया के 5 जन्म हो जाते। इसलिए आनन फानन में बाईपास सर्जरी करके सीधे उसको कहां ले गए? अरे निर्भया को बाईपास सर्जरी नहीं किए थे, निर्भया के केस की बाईपास सर्जरी की। समझ में आया? एक नोएडा में कोई था, वो लोगों को किडनैप करके, बच्चों को स्पेशली, उनका खून उन पी जाता था और मुंडी उंडी खाता था, और उसने अपने घर के कोर्टयार्ड में ही सारी लाशों को दफनाया था। वो कोली करके कोई था। तो अभी कुछ समय पहले हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया उसको, ये बोलकर कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे ये साबित हो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बरीड दोज डेड बॉडीज। तो इसलिए हम उस ग्राउंड पे क्लेम नहीं कर सकते। बट किया सब उसी ने था, बट सबूत नहीं था। लॉर्डेस जस्टिसिया क्या बोलती हैं? इक्वालिटी बिलो बिफोर लॉ। जो सबूत बोलेगा हम वही करेंगे। समझ में आ गया? पक्का? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में काफी ऐसे मैटर्स हैं, होते तो सिविल केसेस हैं, बट स्पीड अप करने के लिए डायरेक्टली उनको स्केल अप कर देते हैं। और हियरिंग कहां पे होती है? सुप्रीम कोर्ट। बट इंटरनल प्रोसेस उसका होता है, लोअर कोर्ट में रिकॉर्ड होता है, हाई कोर्ट में रिकॉर्ड होता है। ड्यू टू दीज रीजन इट हैज बीन डायरेक्टली स्केल्ड अप टू सुप्रीम कोर्ट। लॉजिक समझ में आ गया? बट डायरेक्टली ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैव द राइट टू बी हर्ड डायरेक्टली इन सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ये लोग करके कुछ ऐसे कानून बना ले जिससे एक पर्टिकुलर कास्ट को बेनिफिट हो? नहीं। कानून पास करने के लिए 50+1 की मेजोरिटी चाहिए। 543 सीटें हैं जिसपे इलेक्शन होता है, बट एग्जैक्टली 552 के आसपास है, मैंने आपको बताया हुआ है। एंग्लो इंडियंस, जम्मू एंड कश्मीर में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उन सब सीट पे भी इलेक्शन इस बार पहली बार हुआ था, वैसे आज तक नहीं हुआ था। तो 543 जो वहां पे सीट्स एग्जैक्टली हैं, इसका आधा कितना हो गया? 272। 272 ने अगर यस बोल दिया, बिल पास हो जाएगा। बट कॉन्स्टिट्यूशन को अगर चेंज करना है, एक वो बाबा जी वाला केस पढ़ाया था, कौन सा था केस, याद करिए बाबा जी वाला। अरे भूल गए? वो जमीन का केस था, मठ चलाते थे। हाँ, केशवानंदन भारती। अरे भयंकर केस है, गॉट इट क्लियर? तो उस केस में ना जमीन का कुछ ट्रांसफर वगैरह था, बोला गया कि ऐसे नहीं हो पाएगा। क्या? हाँ कुछ ऐसा था वहां पे ना, याद आ गया सबको? चलिए। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 3/4 मेजोरिटी की जरूरत होती है, आधी की जरूरत नहीं होती। एग्जैक्टली exactly, अगर आधी की जरूरत होती तो पुरानी सरकारें कब से देश बेच खाई होगी आज तक। ओके। सर ऐसा किसने लिखा है? भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा है। तो सर उन्होंने लिखा, हम उनको क्यों मानते हैं? क्योंकि हम लोग पाकिस्तान वालों की तरह जाहिल, उनके यहाँ तख्ता पलट हो जाता है। उनके यहाँ तो जीके में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्वेश्चन ही पूछना बंद कर दिए वो लोग। पता लगा मंडे कोई और, ट्यूसडे कोई और है। बट इंडियंस एटलीस्ट इतने इलिटरेट नहीं है। कुछ भी लड़ाई हो जाए, आई विल सी यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में आज भी भरोसा है। और सुप्रीम कोर्ट चेक करता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनली जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, अगर नए कानून आए, वो सही है या गलत। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं। यूसीसी, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में बोला गया कि भाई मैरिज की एज लड़के और लड़कियों की 18 साल कर दी जाए। इज दैट क्लियर? पहले ये 21 साल थी। हिंदू मैरिज एक्ट में पुराना 18 साल लिखा हुआ था। खोपड़े में बात गई?
हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जब बना तो 18 साल था। उसके बाद इस एज को बढ़ा के आजकल क्या बात हो रही है, 21। अमेंडमेंट में 21 साल आ भी गया। इज दैट क्लियर? बट अगर अमेंडमेंट में 21 की बजाय उसको 18 ही करते और बोलते यूनिवर्सल सिविल सॉरी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जरूरत क्या है इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड की? जहुआ भर रिलीजन्स, सबकी अलग अलग मान्यताएं। मुस्लिम लॉ में 15 साल, क्रिश्चियन कह रहे नहीं हमारा 18 रहेगा, पारसी कह रहे हमारा 18 रहेगा, हिंदू कह रहे हमारा 18 रहेगा। तो यूसीसी में भी 18 डाल दिया गया। मुस्लिम्स बोलेंगे भाई हमारे तो अगेंस्ट हो गया, क्रिश्चियन और हिंदू बोलेंगे हमारे लिए सही है, पारसी बोलेंगे हम तो 21 मानेंगे। तो कहीं ना कहीं लंबी सांस खींचिए और सूंघिए, फायदा किस रिलीजन को पहुंचाया जा रहा है? हिंदू रिलीजन को। ये यूसीसी नहीं है, ये हिंदू यूसीसी है। गलत है कि नहीं है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की गई और बोला गया कि भाई जब देश आजाद हुआ था उसके पहले मुस्लिम्स में मैरिजेस 15 साल में वैलिड मानी जाती थी, हिंदुओं में 18 साल। देश आजाद हुआ, हिंदू मैरिज एक्ट बना 1955 में एनफोर्स हुआ, लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18। और क्रिश्चियंस में भी यही मान लिया गया 21 18। पारसी कह रहे हैं हम दोनों 21 21 मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गॉट इट क्लियर? यूसीसी सरकार ने बनाया और बोला लड़कियों का 18 कर दो एज 21 से, और लड़कों की भी 18 कर दो। तो मतलब मैरिजेस जल्दी हो सकती होंगी, बच्चे जल्दी पैदा होंगे, हिंदू धर्म को फायदा दे दिया गया। इज दैट क्लियर? मुस्लिम्स कह रहे हैं भाई हमारे धर्म में 15 साल है तो यूसीसी में 15 लिख दो। सरकार कह रही नहीं हम हिंदुओं वाला लिखेंगे। क्या सही में यूसीसी यूसीसी की तरह बना है? नॉट एट ऑल। जो हिंदुओं का है वो यूसीसी में लिख दिया गया, तो ये डोमिनेटिंग हो गया, ये यूसीसी नहीं हुआ। काहे का यूनिफॉर्म सिविल कोड भाई? आपने तो हिंदू रिलीजन को बेनिफिट दे दिया। ये बात चली गई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला पहले तो हम ये देखें कि इंडिपेंडेंस के पहले 18 साल वाली मैरिज वैलिड थी, मुस्लिम्स में 15, हिंदुओं में 18। इंदिरा गांधी जी की सरकारें आई और गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली एज 21 कर दी। व्हाई द प्रेजेंट गवर्नमेंट व्हाइल मेकिंग यूसीसी रिड्यूस्ड इट टू 18? अगर आप कोई सही लॉजिकल जवाब दे पाए तो जज साहब मान जाएंगे। कोई लॉजिकल जवाब नहीं है तो बोलेंगे ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल में राइट टू मैरी की एज आपने लिखी है इसको कैंसिल करिए और वापस से रेस्टिट्यूट रिस्टोर, फिर से कितनी एज आ जाएगी? 21 साल। तो ऐसी बातें कोर्ट में चैलेंज हो जाती हैं। हाँ पहले 18 साल थी, बट अब क्योंकि इसको हिंदू मैंने रिलीजन में तो 18 ही साल था, लड़कों के लिए 21, लड़कियों के लिए 18। जैसे मुस्लिम्स का शरिया लॉ है तो वहां 15 ही लिखा गया है। और आज भी गांव वगैरह में होती है 18 साल में शादियां, बाल विवाह आज भी वैलिड है। अब फायदा तो है, मान लो जैसे इन्फ्लेशन है, गोल्ड महंगा हो रहा है, हलवाई का पैसा महंगा हो रहा है, जल्दी शादी निपटा दो बच जाएगा। बट उस केस में लड़कियों की एजुकेशन वगैरह सब रह जाती है। इज दैट अंडरस्टूड? खैर, तो हम बस ये बात कर रहे थे कि कहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ऑब्जेक्ट किया जा सकता है। तो मोदी जी ने तो बोल दिया भाई आज से नोट बंद होंगे मित्रों, नवंबर आता है लोगों को डर लगने लगता है, देश के नाम संदेश ए पैसे से पहले निपटाओ अपना। तो एक्चुअली इट इज रॉन्ग चिल्ड्रन, क्योंकि हर जगह आरबीआई एक्ट में भी लिखा है राइट टू इशू नोट, मोनोपोली ऑफ नोट इशू सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो भैया कौन सी अथॉरिटी से मोदी जी बंद कर दी है? मेजोरिटी सरकार, किसी की औकात नहीं कुछ बोल ले, कुछ बोले तो घर में बुलडोजर चलवा लो अपने, पहले कागज पत्तर सब निकल आते हैं। अच्छा भैया ठीक है, जब तक है ठीक है, हम गधे या नहीं, हम गधे, हम डबल गधे मान लेते हैं। तो कौन पंगा ले? तो प्रॉब्लम तो ये है ना हमारे देश में। गॉट इट क्लियर? इस बार समझ में आ गया। 400 पार, 400 पार केक वाले को ऑर्डर कर रहे थे, ये 300 पार। अच्छा तुम केक भेज दो, लिखना कुछ ना। लोग भी बड़े चतुर, -28% जीएसटी, 288 सीट दे दी है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? किताबों में लिखा है बहुत दबंग गवर्नमेंट होती है, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है। केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, साबित कर पाए कुछ? सिर्फ इसलिए कि ये नालायक फिर अगर बाहर आ गया फिर सरकार वगैरह ना बन पाएगी। इस डर था उनको बेसिकली। अब केजरीवाल भी देखिए, ठीक है इन्होंने मेरे को जेल में डाला, मैं रिजाइन करता हूं। वॉट इट क्लियर? अब रिजाइन क्यों करता हूं उसकी रीजन है, एक बार जिसको सजा हो जाती है वो फिर इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता और वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता। बट उनके ऊपर अभी प्रॉपरली केस साबित नहीं हुआ, गिल्टी साबित नहीं हुए थे। अब वो चाहें तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी रिट वगैरह डायल करें, मतलब रिट फाइल करें कोर्ट में कि भाई हेबियस कॉर्पस को उस समय निग्लेक्ट किया गया।
मेरे बीवी बच्चे पार्टी वाले सब कह रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया। बट कोई उनका केस सुनने को तैयार था ही नहीं। जज साहब बोल रहे हैं रहन दो भैया। कोई पीआईएल फाइल कर देता, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सर आप ही कर देते हैं, हाँ मैं ही बुलडोजर चलवा लूं अपने घर पे। वो लोग क्या बोलेंगे, सर आप भी इनके बगल वाले बैरक में वहीं से ऑनलाइन क्लास ले लीजिएगा। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए। सो सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट के जो भी फंक्शंस हैं वो जिम्मेदारी से निभाए जाए। सो जुडिशरी इज द फाइनल अथॉरिटी, पहले ही मैंने बता दिया भाई। नेचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि वहां का लीगल सिस्टम कितने सही तरीके से सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को लेकर चलता है। अभी वो इलेक्शन हुए थे हरियाणा में, वो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, फिर से इलेक्शन होगा। कब होगा? 2029 में। इज दैट क्लियर? तो अब ये भी बेवकूफ हैं, बकवास कर रहे हैं। भाई ईवीएम कहां से गलत होगा? जैसे किसी बच्चे के नंबर ज्यादा आ गए, टीचर को ज्यादा बटरिंग करता था, अगली बार जब फेल हो गया, अमूल की दुकान लगता है बंद हो गई थी। समझ में आया कि नहीं आया? तो खोपड़े में बात गई भाई। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट इज अंडरस्टूड वेल, हाउ द जुडिशरी इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस चिल्ड्रन। चलिए, तो जुडिशरी की प्राइम इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई।